केरला स्टोरी पर ममता सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा तनाव बढ़ सकता है इसलिए लगाया गया बैन। पहले भी सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है फटकार। जातीय जनगणना से जुड़े मामले पर जज ने खुद को किया अलग, सुनवाई के लिए सीजेआई तय करेगा नई बेंच। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। कर्नाटक के नए सीएम होंगे सिद्धारमैया, गुरुवार को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। डीके शिव कुमार को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज ट्वीट के माध्यम से साधा निशाना। शेयर किए गए तस्वीर में गैलरी में टहलते हुए अडानी को देख रहे हैं पीएम। वरिष्ठ अधिवक्ता जफर याब जिलानी का निधन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रहे थे सचिव, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के भी रहे थे संयोजक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नोएडा के किसान अपनी मांगों को लेकर काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। फिलहाल किसानों का महापंचायत जो है वो नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर चल रही है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं नोएडा प्राधिकरण के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो देखिए, नोएडा में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। तो नोएडा का ये पूरा मामला है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन में महिलाएं भी इस दौरान शामिल हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। प्राधिकरण के बाहर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है, जहां पर बता दें कि ये जो धरना है वो नोएडा प्राधिकरण के में किया जा रहा है। सेक्टर 6 पर यह प्राधिकरण का जो यहाँ पे दफ्तर है और कार्यालय भी है, और यहाँ पर जो किसान जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजेश भाटी हैं और भारतीय किसान यूनियन के अंबाता से। आप जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर आप आए हैं? आज सोनू भाई, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का। आज जो हमारे किसानों की समस्याएं 10% की हो प्लॉट की, और तुम्हारी आबादी की हो, शिफ्टिंग की हो, या बहुत सारे मुद्दे नोएडा के किसानों के हैं। 1976 में नोएडा की स्थापना हुई थी प्राधिकरण की, लेकिन आज 2023 में हम बैठे हैं। यहाँ पर कोई भी किसी आज तक एक किसान की समस्या का समाधान यहाँ पर बैठे भ्रष्ट प्राधिकरण के अधिकारियों ने नहीं किया है। उन सब चीज़ों को लेके आज हम जो है ग्रेट नोएडा से भी, जेवर से भी सभी किसान इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं और अपनी वार्ता के लिए आए। लेकिन शासन प्रशासन की जो नीति है वो यहाँ की किसानों के खिलाफ है। पुलिस किसानों को रोकने का काम कर रही है। हमारे सैकड़ों लोगों को पुलिस ने यहाँ से खदेड़ दिया है। पुलिस नहीं चाहती कि भाई जो किसानों की आवाज़ को उठने दें। यहाँ के अधिकारी प्राधिकरण के अधिकारियों के कवच बने हुए हैं और वे चाहते हैं कि हमारा यहाँ का किसान दबा कुचला रहे, इसको मिटाते रहें, वो अपनी आवाज ना उठाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को सचेत कर दूं, अब गौतम बुद्ध नगर का किसान एक हो चुका है। कोई भी यूनियन हो, कोई भी संगठन हो, सब एकजुट हो चुके हैं। इसका परिणाम आप इसका एक झलक देख सकते हैं ग्रेट नोएडा प्राधिकरण पर। वहां पर पिछले 23वां दिन है, वहां पर किसान बैठे हुए हैं और हमारे संगठन ने भी वहां पर पूरा समर्थन दिया हुआ है। और अगर यहाँ पर किसानों के साथ कोई दुष्व्यवहार या कोई अत्याचार प्रशासन करता है तो वहां पर बैठे किसानों से हमारी वार्ता हो गई है। आध घंटे के अंदर पूरे किसान ग्रेट नोएडा से चलकर यहाँ पर आएंगे और इस प्राधिकरण को घेरने का और ऋतु महेश्वरी जो सीईओ उसके दिमाग को ठीक करने का काम करेंगे। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विकास प्रधान। अच्छा, यहाँ पे आज किसान का धरना प्रदर्शन हो रहा है,
जी जी पिछले कई दिनों से हो रहा है ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए जी तो जी। क्या कहना चाहते हैं आप? आप पिछले ग्रेट नोएडा पे आपने देखा होगा, पिछले 22 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। उसकी जो शुरुआत करी थी ग्रेट नोएडा पे, उसकी भी हमने करी थी 7 फरवरी को। उसके बाद आप ये लगाइए कि इस सरकार के पास कोई अधिकारी बचे ही नहीं है। एक अधिकारी को 2-2 प्राधिकरण दिए जा रहे हैं। आप लगाइए किस तरह की नीतियां हैं। तो मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहता हूं, जो किसानों के ऊपर लगातार अत्याचार करा जा रहा है, उनकी जो प्लॉट शिफ्टिंग होने हैं, बैकलीज होनी है, 64.7 है, 10% प्लॉट है, जिनको लगातार निरस्त नहीं करा जा रहा है, उनको लगातार हमारा काम पिछले हम 2 दशक से उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण की सोच एकदम बेकार है किसानों को लेके। आप लगाइए, अभी कोई यहाँ कोई बिजनेसमैन आ जाए तो उसको ये ऑफिस में बैठाने का और चाय पिलाने का काम करेंगे। और किसानों को आज यहाँ हमने दरी वगैरह भी लगवाई थी, सारी चीज़ करी थी, लेकिन किसानों को ये कभी सुख से रहने ही नहीं देंगे। तो मेरा यही कहना है आपके चैनल के द्वारा, और ऋतु महेश्वरी जी को हम ऐलान करना चाहते हैं कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होंगी, ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। देख सकते हैं किसान जो है पिछले 22-23 दिनों से लगातार जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो उनके कार्यालय पर पहुंचे हैं नोएडा के सेक्टर 6 में, अगर इनकी किसानों की अगर मांगें पूरी नहीं हो पाती है तो इनका अगला कदम जो होगा, पूरे गौतम बुद्ध नगर को किसानों द्वारा यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। न्यूज वॉच इंडिया से सोनू शाह, नोएडा। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता जफर याब जिलानी का निधन हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव थे जिलानी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी थे जिलानी। यूपी के अपर महाधिवक्ता रह चुके हैं जिलानी। लंबे समय से बीमारी के चलते जफर याब जिलानी का निधन हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर लंबी बीमारी के चलते जफर याब जिलानी का निधन हो चुका है। लखनऊ से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता जिलानी का निधन हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के सचिव भी रहे हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में भी इस दौरान वो शामिल रहे हैं। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिहार में जातीय जनगणना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल ने सुनवाई से खुद को अलग किया है। अब मामले पर सुनवाई के लिए सीजेआई नई बेंच तय करेंगे। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना का पर इस दौरान अंतरिम रोक लगा दी थी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल ने सुनवाई से खुद को अलग किया है। अब इस मामले पर नई बेंच बनेगी, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को राहत मिली है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से ये राहत मिली है। हत्या के प्रयास मामले में बरी हुए हैं अंसारी। मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज था मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी को राहत मिली है। आपको बता दें कि हत्या के प्रयास मामले में बरी हुए हैं अंसारी। मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था मामला, जिसके बाद अब इस मामले में मुख्तार अंसारी को राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को राहत मिली है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से ये राहत मिली है। और साथ ही बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अंसारी को हत्या के प्रयास के मामले में बरी कर दिया है। 2009 में मीर हसन नाम के एक व्यक्ति ने अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था और इस मामले पर मुख्य आरोपी सोनू यादव पहले ही बरी हो चुका है। और अब एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को भी बरी कर दिया है। फिलहाल मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंसारी की कोर्ट में पेशी थी और दरअसल करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर के रहने वाले कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हो गई थी और इस मामले में गैंगस्टर चार्ज लगाया गया था। और अब 20 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई बातें अब सुर्खियां बन जाती हैं। ताजा मामला भी कांग्रेस और बीजेपी के सोशल मीडिया वॉर से ही जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने मंगलवार को एक ट्वीट किया। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में देखा जा रहा है कि पीएम के दोनों तरफ दीवार पर अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी की तस्वीरें टंगी हुई हैं और पीएम गौर से उन तस्वीरों को देख रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, मेरी दुनिया। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में द केरला स्टोरी फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंध का बचाव किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि फिल्म में हेड स्पीच है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानून व्यवस्था बिगड़ने, सांप्रदायिक विवाद, चरमपंथी गुटों के बीच झड़प की आशंका जताई गई थी, जिसको लेकर सरकार का कहना है कि फिल्म में हेड स्पीच है जो गलत जानकारियों पर आधारित है। इससे राज्य में हिंसा भड़क सकती है। वित्तीय नुकसान किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। बता दें कि द केरला स्टोरी फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर राज्य में बैन लगा दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म पर बैन पर सवाल किए थे। शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि फिल्म ऐसे राज्यों में भी दिखाई जा रही है जिसकी आबादी की संरचना पश्चिम बंगाल जैसी ही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर रोक क्यों लगाई? तो देखिए, द केरला स्टोरी को लेकर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस फिल्म पर बैन लगाया गया है, उसको लेकर ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तनाव बढ़ सकता है और इसी को लेकर इस मामले में जिस तरीके से हिंसा बढ़ सकती है उसको लेकर, और उसी वजह से अब ममता बनर्जी ने अपनी सफाई दी है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का नोएडा से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नोएडा से, जहां पर ग्रेटर नोएडा में 50 दुकानों पर चला है बुलडोजर। विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध तरीके से चल रही थी 50 दुकानें। तो बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे, जहां पर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया है। 50 दुकानों पर चला है बुलडोजर। विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, जहां पर अवैध तरीके से चल रही थी 50 दुकानें, जिनके खिलाफ अब विकास प्राधिकरण ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 50 दुकानों पर चला है बुलडोजर। विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध तरीके से चल रही थी 50 दुकानें, जिसके खिलाफ अब विकास प्राधिकरण ने बड़ा एक्शन लिया है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 50 दुकानों पर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध तरीके से ये दुकानें चल रही थी, जिसके खिलाफ अब विकास प्राधिकरण ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन दुकानों को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि 50 दुकानों पर चला है बुलडोजर। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि 50 दुकानों पर बुलडोजर चला है। विकास प्राधिकरण ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इन 50 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है और किस तरीके से वहां पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। 50 दुकानों पर इस समय पर विकास प्राधिकरण बड़ी कार्रवाई कर रहा है और अवैध तरीके से चल रही 50 दुकानों को इस दौरान बुलडोजर की सहायता से तोड़ दिया गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर 50 दुकानों पर चला है बुलडोजर। विकास प्राधिकरण ने की है ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर अवैध तरीके से चल रही थी 50 दुकानें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोनू मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सोनू, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, 50 दुकानें हैं जिन पर अवैध रूप से ये कार्रवाई की गई है, कब से ये दुकानें बनी हुई थी और अब क्या कुछ वहां पर कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी पंकज जी, मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं
कि यहाँ पे 50 दुकानें जो है लगातार जो भू माफिया है ये पार्क की जमीन होया करती थी और यहाँ पर पिछले 7 महीने से यहाँ पर रात और दिन यहाँ पे काम चलाकर यहाँ पे 50 दुकानें बना दी गई। और जिस तरीके से विकास प्राधिकरण ने जब इसको संज्ञान में लिया और जब संज्ञान में लेने के बाद जो आज है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का जो आज चरम पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्य प्रगति पे चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे 8 बुलडोजर को यहाँ पे मंगाया गया है प्राधिकरण की तरफ से और बुलडोजर लगातार कार्रवाई करती हुई आपको नजर आएगा। देख सकते हैं, मैं आपको हम सबसे पहले मैं न्यूज वॉच इंडिया चैनल लगातार दिखा रहा है, जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे बुलडोजर है वो कार्रवाई यहाँ पे करती हुई दिख रही है। देख सकते हैं पीछे भी और भी बुलडोजर यहाँ पे, यहाँ से लेके वहां तक तमाम दुकानें 50 दुकानें यहाँ पर बनाई गई थी। जी पंकज जी। सोनू, किस जगह का ये पूरा मामला है और कब से ये दुकानें बनाई गई थी? ये ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर का ये क्षेत्र है जहां पर ये पार्क की जमीन मायावती की सरकार में ये पार्क की जमीन होया करती थी। अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भू माफियाओं पर और खनन माफियाओं पर और अवैध कब्जा करने वालों पर जब लगाम लगाती है तो ऐसे ही कार्रवाई आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से प्राधिकरण का जो पंजा है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज वॉच इंडिया सबसे पहले ये खबर दिखा रहा है। जी सोनू, अगर बात की जाए, क्या इससे पहले इस तरीके से कोई नोटिस वहां पर दिया गया था जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है, या फिर बिना नोटिस दिए ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? जी पंकज जी, इन्हें पहले ही 2 महीने पहले इन लोगों को नोटिस दे दिया गया था। जब ये कार्य या प्रगति पे चला रहे थे, जब ये दुकानें बनाई जा रही थी तो उन लोगों को नोटिस दिया गया था ये अवैध है, अवैध तरीके से आप दुकान बना रहे हैं। फिर भी जो ये माफिया है जो बनाकर जो किराए पर उठाते हैं, लाखों रुपए किराया यहाँ से वसूला जाता था। तो आज है ग्रेटर नोएडा जिस प्राधिकरण ने सीओ जो ऋतु महेश्वरी है उन्होंने संज्ञान में लिया और लेने के बाद जो है आज जो प्राधिकरण का पंजा यहाँ चलता हुआ नजर आ रहा है। जी, ये दुकानें संचालित थी या फिर दुकानें बनी हुई थी? अगर संचालित थी तो वहां पर जिनकी दुकानें थी, जो इन दुकानों को चलाते थे, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? उनसे कुछ बात हुई है? पंकज जी, मैं बता दूं कि यहाँ पे 50 दुकानें में से 3 दुकानें किराए पे चला करता था, जिसमें कि छोटे मोटे काम हुआ करते थे। उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि अवैध तरीके से बनाई गई है। हालांकि जब प्राधिकरण ने इसको संज्ञान में लिया और लेते हुए जब इस पर कार्रवाई की गई तो उन लोगों को भी 2 महीने पहले जो नोटिस था उन्हें दिया गया था, जो किराएदार इस दुकानों में रह करते थे वो उन लोगों ने पहले ही खाली कर दिया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों का जम्मू कश्मीर भी कायल हो गया है और यही वजह से माता वैष्णो देवी के दरबार से बाबा विश्वनाथ धाम की व्यवस्था देखने श्राइन बोर्ड के 4 सदस्यों की टीम काशी आ रही है। इस दल के 4 सदस्य हैं जो 17 मई 2023 से 19 मई 2023 तक धाम की व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। बाबा विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद काशी में श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। बीते साल की अगर बात करें तो 7.35 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाया था। योगी सरकार के सुशासन और बनारस मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इससे वाराणसी में पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। समय समय पर दूसरे प्रदेशों के लोग काशी और बाबा विश्वनाथ की व्यवस्था का बारीकी से अध्ययन करने आ रहे हैं। इसमें कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। खबरों में आगे बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा 20 मई से शुरू होने जा रही है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से ऋषिकेश में पहले जत्थे की रवानगी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सिंह और इन्हीं के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, ऋषिकेश की महापौर अनीता मंगई और महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, परामर्श निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चित्तानंद सरस्वती ने भी गुरुद्वारे में माथा टेका और साथ ही गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष सरदार नरेंद्र अजीत सिंह बिंद्रा ने भी पहुंचे सभी लोगों का स्वागत किया। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पटना में एक और बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों ने उनके पोस्टर पर काली पोत दी है और उस पर चोर 420 लिख दिया है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए।
बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 5 दिनों से राजधानी पटना में मौजूद हैं। बाबा से हर दिन लाखों लोग मिलने आ रहे हैं और अपनी अर्जी लगा रहे हैं। तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहार में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। पहले राजद नेताओं की बयानबाजी और उनके पोस्टर पर कालिक पोतना। राजधानी पटना के प्रमुख स्थानों में से शामिल डाक बंगला चौराहे पर बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों द्वारा पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में विशेष रूप से बागेश्वर की तस्वीर पर कालिक पोती गई है। इन पोस्टर में कालिक से लिखा गया है कि 420 चोर। फिलहाल इस घटना को किसने अंजाम दिया है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन के सूचना के साथ ही विरोध शुरू कर दिया गया था। राजधानी में कई जगहों पर पहले पोस्टर फाड़े गए, फिर 2 दिन बाद जहां बाबा रुके हैं उसके सामने लगे पोस्टरों को भी फाड़ दिया गया था। इसके बाद राजधानी पटना के प्रमुख चौराहों में से शामिल डाक बंगला चौराहे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिक पोत दी गई है। जब से धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरा तय हुआ है, तभी से राजद के नेता उनका विरोध कर रहे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप सिंह द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि हम किसी बाबा को नहीं मानते। तेज प्रताप के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री डरपोक हैं। बाबा बागेश्वर धाम के लोग आके हमसे माफी मांग रहे हैं। गेट पर हो जाए। अच्छा, वीडियो रिलीज करेंगे, देखिएगा। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है, हिंदू मुसलमान को लगा रहा है। वैसे धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर जिस तरह विवाद बढ़ते जा रहे हैं, उससे साफ है कि विवाद का मुख्य वजह 2024 का लोकसभा चुनाव है। पर जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री के विवाद को तूल दिया जा रहा है, उससे समाज में तनाव बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर प्रशासन ने समय रहते सूझबूझ से काम लिया होता तो ऐसी परिस्थिति से बचा जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। उधर मेरठ में सोमवार को हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इकलौते बेटे ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर मां बाप की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। मेरठ के शास्त्री नगर सेक्टर 6 में सोमवार रात प्रमोद कर्णवाल और उनकी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी बेटे ने हत्या का जो कारण बताया है वो वाकई चौंकाने वाला है। आरोपी का कहना है कि पिता और उसकी मां के साथ में शराब पीकर मारपीट करते थे और 2 दिन पहले ही दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। इसी को लेकर उसने पिता को मारने की प्लानिंग की, लेकिन मां को हत्या की भनक लग गई तो मां को भी मारना पड़ा। थाना नौचंदी के अंतर्गत एक दंपत्ति जो अपने 2 मंजिला मकान है उसमें ऊपर एक कमरा था, वहाँ पे निवास करते थे। उनकी हत्या जो है कल रात्रि में कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की तरफ से जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई और अन्य कार्रवाइयाँ संपादित की गई थी, जिसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के ऊपर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो विवेचना की गई, सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए और अन्य चीज़ें की गई। उसके आधार पर जो मृतक हैं उनका ही बेटा जो आर्यन है और उसका एक साथी आदित्य है, इन दोनों का नाम इस हत्या में प्रकाश में आया है। और जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनका जो पहले जो इरादा था वो केवल जो उनका जो पिता है उसको। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खेरागढ़ में 40 साल पहले अधिवक्ता के 7 साल के बेटे की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाम बदल कर रहता था। इतना ही नहीं, आरोपी इतना शातिर था कि फर्जी आधार कार्ड बनवाकर राजमिस्त्री का काम करने लगा। दिल्ली में घर बसा लिया, बच्चे भी हो गए। तो वहीं फाइल के मफरूर घोषित होने के बावजूद पुलिस की तलाश बंद नहीं हुई और परिजनों से घर मिलने आते ही पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। और मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।